नमस्कार साथियों, मैं तरुण शेखर आपको दिल से प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। आज बहुत ख़ास दिन है। इस पे मैं जगदम्बा प्रसाद मिश्र जो हैं, जिन्हें हितैषी के नाम से भी जाना जाता है, उनकी दो पंक्तियाँ हैं सुनाना चाहूँगा। वतन पे मरने वालों का मतलब इसकी शुरुआत ऐसे है कि शहीदों के मज़ार पे लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों के मज़ार पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। तो ये पंक्तियाँ जो है उसके संदर्भ में कही गई हैं। जो तीन हमारे नवयुवक थे, जो नौजवान थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों को भी ये एहसास दिलाया कि इस देश के युवा कुछ भी कर सकते हैं, और भारतवासियों को भी एहसास दिलाया कि भारत की युवा शक्ति में बहुत ताकत है। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, अगर शहीद दिवस आज के दिवस को अगर मैं कहूँगा 23 मार्च को, तो आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये 30 जनवरी को शहीद दिवस होता है। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दरअसल 30 जनवरी को महात्मा गांधी जैसे जो और भी जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी स्मृति में इस दिवस को शहीद दिवस कहा जाता है 30 जनवरी को। लेकिन 23 मार्च 1931 में जो शहादत हुई थी हमारे तीन नवयुवकों का, जिन्होंने कि ये मिसाल कायम किया था कि अंग्रेजों से हमें भागना नहीं, लड़ना है, उनके मुंह पे तमाचा मारना है, वो हमारे सरदार भगत सिंह जी थे, शिवराम राजगुरु थे और अपने सुखदेव थापर साहब थे। आपको याद होगा कि इन्होंने 1928 में जो जूनियर पुलिस ऑफिसर था सैंडर्स, उसकी हत्या के विरुद्ध में इनको ऐसे फांसी दी गई थी, क्योंकि जो बाद की घटना है उसमें इन्होंने जो असेंबली में बम चलाया था, असेंबली में जो बम गिराया था, वो असेंबली उस समय खाली थी और खाली मेजों पे वो बम गिरे थे, और उन्होंने बस इनकलाब जिंदाबाद का स्वर जो है ऊंचा करने के लिए काम किया था, जिसकी बहुत ज़्यादा आलोचना नहीं हुई थी। वो बस अंग्रेज़ों की आंखें खोलना चाहते थे, बहरे अंग्रेज़ों को बताना चाहते थे कि भारत में बहुत दम है, तुम्हारा यहाँ चेक बाउंस हो चुका है, अब तुम निकलो यहाँ से, हमारा देश हमें संभालने दो, हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो इस देश के लिए नीति रीति रिवाज हर कुछ बना सकते हैं, इस देश को चला सकते हैं। वो उनका कान खोलना चाहते थे। लेकिन इसके विपरीत बहुत सारी कॉन्स्पिरेंसी हुई। आपको याद होगा उस समय, उस जमाने में शायद जो वायसराय था भारत का, लॉर्ड इरविन, बहुत उसने छल कपट किया और ये सब चीज़ें सत्यापित नहीं भी हो पाई थी कि इनका इसमें हाथ है या क्या है, क्या इंटेंशन है। लेकिन अंततः 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। और इसके पीछे एक और भी कहानी है, कही जाती है कि 24 मार्च दरअसल दिनांक था, इनको फांसी देने की तारीख थी, लेकिन बहुत गुपचुप तरीके से 23 मार्च को ही ये काम निपटा दिया गया था। बहुत गुपचुप तरीके से सतलज नदी के किनारे जो है इनके शवों को जला दिया गया था। बहुत सारी उसमें भर्त्सना हुई थी, लेकिन अंग्रेजों की ऐसी हुकूमत थी, कोई कुछ बोल नहीं पाता था, ज़्यादा विरोध हो नहीं पाता था। तो ये सब चीज़ें अब इतिहास के गर्भ में हैं। तो ये सोचने वाली बात है, तीन नवयुवक इस देश को जागृत कर देते हैं, जागरूक कर देते हैं। हालांकि उनकी विचारधारा उस समय हिंसक थी, लेकिन हिंसक ये नहीं थी कि खून खराबा, लूटपाट ये सब करना है। वो बस जो जुल्म था अंग्रेजों का, देखो आज जो कोरोना की स्थिति चली हुई है, वैसे कई सारे ऐसी बीमारियां चलती थी, महामारी चलती थी, जिसपे वो लोग कुछ नहीं करते थे। भूखमरी से मर जाता था भारत हमारा। आपको पता होगा कि भूख के मारे हमारे देश के कई गांव खत्म हो जाते थे। तो आज सोचने का विषय है कि ऐसे लोग हमारे समाज में हैं जो सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं। ऐसी सिर्फ संज्ञा अपने देश की सेना को दे पाते हैं। और अभी तक तो ऐसा नहीं होता है कि कोई भी सेवा को निस्वार्थ सेवा मानी जाती है और कोई भी सेवा को देशभक्ति से जोड़ा जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी आदमी ईमानदारी से इस देश की उन्नति और तरक्की में काम कर रहा है, वो देशभक्त है। अभी मुझे व्यथित करने वाली कुछ खबरें आई कि लोग, मीडिया और सारा जगत ये दिखा रहा है कि बिहार के लोग नहीं समझ रहे हैं लॉकडाउन का मतलब क्या होता है, ये होता है, वो होता है। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जब मुंबई में या कहीं पुणे में, जब वहाँ से कई लोग हजारों हजार की तादाद में बिहार यूपी लौट के आ रहे थे, झारखंड लौट के आ रहे थे, उड़ीसा लौट के आ रहे थे, तो वहाँ की प्रशासन को ये सोचना चाहिए था कि उस भीड़ को कैसे हम हैंडल करेंगे। उस प्रशासन को सोचना चाहिए था कि जब वो गाड़ी पटना, दानापुर या बड़े स्टेशनों पर रुकेगी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, जहां भी रुकेगी, क्या उनको वहां से उनके घर ले जाने की कोई ऐसी व्यवस्था हमने कर रखी है जो सैनिटाइज हो, सुरक्षित हो और जो मतलब किसी और को नुकसान ना पहुंचा? नहीं कर रखी थी। आपने जो है राम भरोसे हिंदू होटल की व्यवस्था कर रखी है। पता नहीं आपने किस तरह से क्या अरेंजमेंट किया है। लोग क्या करेंगे, मरेंगे, जिएंगे, क्या करेंगे पटना में, बताइए आप।
हालांकि गलत है, मैं इसका सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन एहतियात, हमारा देश सर्दी बुखार सर्दी जुकाम से मरने वाला देश नहीं, मैं जानता हूं और आपको ही मानना पड़ेगा कि ये देश सर्दी इतना, वी आर नॉट सच सफोस्टिकेटेड एंड सॉफ्ट कि हम सर्दी जुकाम से मर जाएंगे। हमें हिम्मत है हमारे अंदर, हम लड़ेंगे इससे। कोरोना का प्रभाव सबसे ज़्यादा जो कम रहेगा वो हमारे देश में रहेगा, हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग है, इस चीज़ को मानना होगा। लेकिन सरकारें नहीं सोच रही हैं। लॉकडाउन क्या व्यवस्था करी है आपने, टेस्टिंग की क्या अरेंजमेंट है नीतीश कुमार जी की, कितनी व्यवस्था है? श्रीमान आपसे हाथ जोड़ के विनती ये है कि दुष्प्रचार जो आप कर रहे हैं, और बिहार की जो अभी मुझे एक मित्र ने कहा जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छी स्थिति रखते हैं मीडिया में, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि बिहार में जो मरीज हैं उनके बारे में कम मालूम चले, लेकिन बिहार में मरने वालों की संख्या कोरोना से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि हमारे पास टेस्टिंग के अरेंजमेंट कम है ही नहीं टेस्ट सेंटर्स, और हमारे पास इतनी अमीरी नहीं है हमारे बिहार में कि आप जो है 4500 या 5000 या 4000 या 2000 या 1000, अरे 60-70 रुपए की जांच में भी बिहारी कतराते हैं कि इतना पैसा खर्च हो जाएगा। डॉक्टर के यहाँ जाना, वो समझते हैं पैसे का घर, मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर खाते हैं। और इसे बिहार की बात मैं नहीं कह रहा हूँ आपको, मैं बिहार की, बंगाल की, उड़ीसा की, झारखंड की, उत्तर प्रदेश की, सब ऐसे जिलों की बात, सब ऐसे राज्यों की बात कर रहा हूँ मैं। हमारे देश की सरकार बहुत अच्छा कर रही है, बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन ये ताली पीटने से जैसे जागरूकता फैली है, देशों देश में एकता फैली है, सरकार को और भी चीज़ें, और जो देश के अमीर हैं उनको भी कई चीज़ें करनी चाहिए कि इस कोरोना वायरस से लड़ाई हमारी तेज हो पाए। तो लोगों पे हंसिए मत, लोगों के लिए व्यवस्था बनाइए, उनको उनके घर तक पहुंचाइए, निगरानी रखिए, उनको आप संदेश दीजिए, उनको सैनिटाइजर बांटिए, उनको मास्क बांटिए, या उनको बोलिए कि आप घर में रहिए, उनको समझाइए उनकी ज़रूरत की चीज़ें कम दामों में। ऐसा नहीं कि सब्जी बंद हो गया तो सब्जी 3 गुनी दाम में बिकने लगे, दूध बंद हो गया तो दूध 2 गुनी का, ये तो हो नहीं पाएगा। लेकिन जहाँ तक जिस बात की अंदेशा लगाया जा रहा है, उन सभी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए एक बार फिर से जो है अपने शहीदों को हम याद करें। हम सरदार भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर जी को याद करें, और सोचें कि वो लोग जो हंसते हंसते, आपको पता है क्यों प्रसिद्ध हुआ? कई ऐसी घटनाएं हुई थी, कई क्रांतिकारियों को सजा मिली थी, लेकिन इन तीनों नौजवानों की जो शहादत है क्यों याद किया गया आपको मालूम है? क्योंकि जिन लोगों ने, जिनके प्रेजेंस में यूरोप का जो डेप्यूटी कमिश्नर था वो वहाँ प्रेजेंट था फांसी के समय, उसके सामने फांसी की सजा दी गई थी, फांसी पे लटकाया गया था, उन सब ने बाहर में ये बताया कि तीनों नौजवान हंसते हंसते झूल गए, हंसते हंसते फांसी पे झूल गए थे, इसलिए ये फांसी प्रसिद्ध हुई थी। सोचिए क्या जज्बा होगा उनके अंदर देश के लिए। और आज तो ये जमाना है, कितना बड़ा जज्बा होगा और कितना बड़ा काम होगा कि हम आज भी उनका नाम ले रहे हैं। आज तो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, 10 तरह की चीजें हैं बातों को फैलाने के लिए, समाचार पत्र है, टीवी चैनल है, हर कुछ है। उस समय कुछ भी नहीं था, जो था अंग्रेजों का था, जो भी था अंग्रेजों का था। उसके बाद भी इतनी प्रसिद्धि है इनके शहादत की, सोचिए क्या जज्बा होगा और क्या उनका उस समय एक्सप्रेशन होगा। इसी जज्बे और इसी जागरूकता के साथ हमें अपने देश के लिए कुछ करना है, हमेशा ईमानदारी से अपना कार्य करना। जरूरी नहीं कि गोली ही चलाएं, बॉर्डर पे ही जाएं, नेताजी ही बने, जरूरी ये नहीं है। जरूरी ये है कि हम अपना काम ईमानदारी से करें, आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयारी करें, और देश की जो सरकार है वो कोरोना वायरस से लड़ने में देशवासियों की मदद करे। जो भी संभव आपसे प्रयास हो, पता बहुत बड़ी जनसंख्या है हमारी, लेकिन इसकी मदद करें आप। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।